कर रहे हैं अलंकार से। सबसे पहला टॉपिक हमने आज अलंकार रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और मजेदार तरीके से आज हम इस टेस्ट सेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार होता ही क्या है? अलंकार का अर्थ होता है दोस्तों अलंकृत करना या सजाना। सीधा सीधा है सजाना, इसका हम सीधा मतलब ले सकते हैं। ठीक है, तो अलंकृत करना मतलब सजाना किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि इस देवी को अगर आप देख रहे हैं, इस देवी को आप सभी जानते हैं। ठीक है, इन देवी को अगर आप देखें, एक इनका सुंदर जो है इस पिक्चर में आप देखेंगे तो साधारण अवतार में है यहाँ पर, है ना। और अगर इसी को अगर हम इस प्रकार से देखें, इस पिक्चर को देखेंगे, अगर आप इस पिक्चर 2 देता हूं, इसका नाम इस पिक्चर 1 है। अगर आप पिक्चर 1 और पिक्चर 2 को देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो पिक्चर नंबर 2 है इसमें जो है देवी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा देख के, जो पिक्चर नंबर 2 है। और पिक्चर नंबर 1 में आपको बिल्कुल साधारण में देखने को मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पिक्चर नंबर 2 को देख रहे हैं तो हम एकदम से आकर्षित हो रहे हैं पिक्चर नंबर 2 की तरफ। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें जो देवी ने बहुत सारे से आभूषण पहने हैं, है ना, आभूषण पहने हैं और बहुत अच्छे से जो है सज धज रखी है कि नहीं। तो इसलिए हमें जो ये पिक्चर नंबर 2 जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित कर रही है और हम इसको देखकर जो है बहुत अच्छा फील भी हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। राइट, सेम चीज यहां पर होता है दोस्तों अलंकार में। अलंकार में ये कहने का मतलब है, इसका मतलब ही यही होता है कि सजाना। जैसे कि कविता में कवि के द्वारा जो है अपनी कविता को भी इसी तरीके से सजाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वहां पर वर्णों का, शब्दों को इस तरीके से सजाता है कि उनका जिस प्रकार से जो ये पिक्चर नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि जब देवी ने अपने आभूषण पहने, गहने पहने, तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए, इसकी सुंदरता बढ़ गई, इसका सौंदर्य बढ़ गया इन आभूषण को पहनने से, सोना चांदी को पहनने से। सेम वैसे ही कवि भी अपनी कविता को और सुंदर बनाने के लिए, सौंदर्य बनाने के लिए उसमें कुछ शब्दों को सुंदर बनाता है, वर्णों को सुंदर बनाता है। इसी को अलंकार कहते हैं। क्या आपको यह बात समझ आई? यानी कि अलंकार जो है सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस तरीके से ये देवी अपने सुंदर गहने पहन के, सोना चांदी पहन करके अपनी शोभा बढ़ा रही है, सेम जो है कवि भी अपनी कविता में सुंदर सुंदर वर्णों को एक व्यवस्थित तरीके से लगाकर अपने काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और ये काव्य की शोभा बढ़ाने को ही हम अलंकार कहते हैं, सजाना ही होता है। ठीक है, तो अलंकार शास्त्र में जो है आचार्य भामा ने इसका विस्तृत वर्णन किया है और वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। कौन? आचार्य भामा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी, अलंकार की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल तरीके से ये चीज समझ ली है कि क्या हम किस अलंकार की सिंपल से डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के 3 भेद होते हैं दोस्तों, अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। ठीक है, एक एक करके समझते हैं सभी को। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दालंकार ये होते हैं जिसमें वर्णगत या वाक्यगत या शब्दगत होते हैं। और चीज मतलब सीधा सिंपल से लैंग्वेज की बात करें, शब्दालंकार वो होते हैं जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार लाया जाए। ठीक है, कवि क्या करेगा, अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए शब्दों का खेल खेलेगा, शब्दों से चमत्कार लाएगा या वर्णों से चमत्कार लाएगा या किसी वाक्य से चमत्कार लाएगा और उसको सुंदर बनाएगा। तो जब कवि के द्वारा किसी काव्य को जो है सुंदर बनाने के लिए उसमें वर्णों से या शब्दों से जो है या वाक्यों से उसको जो है सुंदरता बनाया जाए, इस प्रकार के अलंकार को हम शब्दालंकार कहते हैं। सीधा सीधा है, शब्दों से उसमें चमत्कार लाया जाए तो हम कह सकते हैं उसमें शब्दालंकार होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं, कोमल कलाप कोकिल कामनीय कूकती थी। ये एक सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे होंगे कि का वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जैसे कि यहां पर लिखा है जैसे एक मतलब कोई प्रेमी है, अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि तुम पर तो मैं स्वर्ग की अप्सराएं भी न्योछावर कर दूं, तुम पर तो मैं अब स्वर्ग की अप्सराएं भी न्योछावर कर दूं, तुम नहीं जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ठीक है, ये लाइन अगर वो अपनी प्रेमी के सामने कहेगा तो प्रेमी को लगे ये तो फेंक रहा है भाई, ये बहुत ज्यादा फेंक रहा है, और बोलेगे नहीं नहीं भाई तेरे जैसे बहुत है ना, तो ऐसा लगेगा। बट अगर इसको इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करे, वहां पर प्रेमी अपनी प्रेमिका को लाइन कुछ इस प्रकार से रखे
कि तुम पर वारे उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। अब इस लाइन को जब वहां पर रखेगा प्रेमी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम पर वारे उर्वशी, मतलब स्वर्ग के जो अप्सराएं हैं वो तुम पर, तुम्हारी जैसी हैं, और तुम राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है, जैसे मोहन के हृदय में उसकी उर्वशी है, वैसी जो है उर्वशी समान, जैसे एक महिला के गले में उसका हार होता है, उसी तरह जो है तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे लिए हो। तो इस प्रकार से जो है देवी को बोलेगा इस लाइन को, तो देवी का प्यार जो है बारिश की तरह जो है आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम चीजों को इस तरीके से रखते हैं, जैसे सिंपल से उसने पहले बात को इस तरीके से बोला था कि तुम पर तो मैं स्वर्ग की अप्सराओं को भी ला दूं, मतलब स्वर्ग की अप्सराएं भी तुझ पर न्यौछावर कर दूं, है ना, तुम नहीं जानते। तो इस प्रकार से अगर वो बोल रहा है चीजों को, तो तब जो है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो फेंक रहा है। बट इस चीज को अगर उसने इस तरीके से कहा है, एक प्रॉपर लाइन बना करके कहा है, तो वो ज्यादा बेटर लग रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं, तो इसी को हम कह रहे हैं शब्दों का खेल करके, शब्दों से उसमें जो चमत्कार लाया गया है, तो उसी को हम शब्दालंकार कहते हैं। करेक्ट है। अगर अर्थों के द्वारा, शब्द के अर्थ के द्वारा जो है हम चमत्कार ला रहे हैं, तो हमारा अर्थालंकार हो जाएगा। करेक्ट है। अर्थ के द्वारा अलंकार लाया जा रहा है, उसको जो है चमत्कार लाया जा रहा है, तो हमारा अर्थालंकार हो जाएगा। ठीक है। अब शब्दालंकार में हम जैसे पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार जानेंगे। अर्थालंकार में हम जानेंगे जब अर्थ के आधार पर जो है जो काव्य में चमत्कार लाया जाएगा, तो हमारा अर्थालंकार हो जाएगा। जैसे इसमें उपमा पढ़ेंगे, रूपक देखेंगे, उत्प्रेक्षा देखेंगे, अतिशयोक्ति देखेंगे, दृष्टांत, मानवीयकरण, ये सारे अलंकार हमारे अर्थालंकार होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछ लेता, बताओ रूपक अलंकार जो है किसका भेद है? ऑप्शन दे देगा शब्दालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो रूपक है ये जो है अर्थालंकार का भेद है। ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि अर्थालंकार में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से खुद ही पता चल जाएगा कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार होंगे, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर जो है काव्य में चमत्कार लाते हैं। ठीक है। लेकिन जो शब्दालंकार में वो शब्दों के खेल से ही उसमें चमत्कार लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार से। शब्दालंकार की बात करते हैं। शब्दालंकार जो है दोस्तों, ये अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार हो। शब्दालंकार में सबसे पहले हम बात करें अनुप्रास अलंकार की। ठीक है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार जो है ये वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अनुप्रास अलंकार का सिंपल सा डेफिनेशन ये है। ठीक है। ठीक है। तो क्या है इसमें, सिंपल सी बात यह है कि अनुप्रास अलंकार जो है वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति से, जैसे यहां पर लिखा है मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, तो यहां पर देख रहे हैं मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। मतलब जब किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही होती है, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक और एग्जांपल देखो, यहां पर सुरुचि सुवान सरस अनुरागा, तो यहां पर आप देख रहे हैं सा 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 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि सा वर्ण की आवृत्ति से जो है बार बार हो रही है, इसलिए हमारा ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन ये हो जाती है, जब किसी वर्ण की बार बार जो है आवृत्ति होती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अनुप्रास अलंकार के अलग अलग भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। देखो अब आपके एग्जाम में सिंपल सा ऐसा कुछ बन जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ये दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, बताओ भाई लड़का तो लड़का है, लड़का तो लड़का है, ये आपको दे दिया। अब बोल देगा आपको कि इसमें कौन सा अलंकार है, और आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे दिए, अनुप्रास अलंकार, आपको ऑप्शन दे दिए यमक अलंकार, आपको ऑप्शन दे दिए श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, आपको ऑप्शन दे दिए उपमा अलंकार। अब बताओ आप क्या आंसर करोगे? जब इस प्रकार से आपको दे दिया लड़का तो लड़का है, इसमें कौन सा अलंकार है, और आपको ऑप्शन ये दे दिया अनुप्रास, यमक, उपमा और श्लेष, क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? तो देखो दोस्तों, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, किसके, अनुप्रास अलंकार का, क्योंकि ये जो राइट आंसर होगा इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है सर, कैसे होगा ये अनुप्रास अलंकार? क्योंकि अब जो ये जो है एक्चुअल में ये अनुप्रास के अंदर के जो भेद है उनको भी हमें जानना पड़ेगा। ये 5 यहां पर होते हैं। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन हमने ये जानी कि जब
किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब इसके भी 5 भेद है और इनको हमें समझना होगा ताकि हमें इस प्रकार की कंफ्यूजन ना आए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लड़का तो लड़का है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अनुप्रास अलंकार है या कुछ और तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए इन पांचों को भी अब जान लेते हैं। अब 5 प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार। ये तो हमें पता है कि इसमें आवृत्ति तो हो रही होगी, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का मतलब ही है आवृत्ति हो रही है वर्णों की। अब वर्णों की आवृत्ति भी अलग अलग तरीके से होगी। इसको हम 5 भागों में बांट रहे हैं। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अत्यानुप्रास अलंकार एंड श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये 5 प्रकार के अलंकार है। अब थोड़ा थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें छेकानुप्रास अलंकार की। यहीं पे मैं बात करूं, छेकानुप्रास अलंकार को समझते हैं। ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है दोस्तों, नहीं यहां ठीक है, चलो। तो छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पर वर्ण या समूह का एक बार ही आवृत्ति होता है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब क्या होता है छेकानुप्रास अलंकार में होता है जहां एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो रही होती है, सिर्फ एक बार आवृत्ति होती है और सेम टाइम पर हो रही होती, तो वहां पर हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है। सर समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं छेकानुप्रास अलंकार का। मैंने लिखा कानन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलने वाले हैं अभी। कानन कठिन भयंकर भारी, भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। ठीक है, तो ये जो देखेंगे आप इसमें इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। हमने क्या कहा, छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है सर, छेकानुप्रास अलंकार वो होता है जहां पर एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो रही होती है, सिर्फ एक बार, और वो आवृत्ति सेम जगह पर हो रही होती है। यानी कि जब हमने देखा कानन, तो शुरू में का आ रहा है, तो दूसरे वर्ण में भी का शुरू में ही आ रहा है, पोजीशन सेम होती है। का शुरू में है तो इसमें भी का शुरू में ही है, और ना इसमें लास्ट में, तो ना इसमें भी लास्ट में है, और एक ही बार का आ रहा है और एक ही बार ना आ रहा है, बस। अब देखो भयंकर भारी, तो भयंकर में रा लास्ट में आ रहा है रा, और भारी में भी रा लास्ट में आ रहा है, तो भयंकर भारी। ठीक है, घोर घाम, तो घो इसमें घा पहले आ रहा है और यहां पे भी घा पहले, सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो हमारा वहां पर हो जाता है क्या, छेकानुप्रास अलंकार। क्या आपको ये समझ आया, बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या आपको छेकानुप्रास अलंकार क्लियर हुआ। ठीक है, सभी को क्लियर है, आवाज प्रॉपर आ रही है, आगे पीछे तो नहीं हो रही स्लाइड, एक बार कमेंट करके बताएं सभी लोग। ठीक है, चलिए भाई कमेंट करके बताएं फटाफट से, आप सभी को प्रॉपर तरीके से सेम टाइम पे आवाज आ रही है, सेम टाइम पे स्क्रीन, मतलब आगे पीछे तो नहीं हो रहा है ना किसी को, नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अब फटाफट से ये कमेंट करके बताओ, क्या आपको छेकानुप्रास अलंकार समझ आ गया या नहीं। चले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेस्ट फोटोग्राफी जी, सहाना जी, मीरा बोरियाल जी, दीपक जी, विशाल जी, सबको क्लियर है सभी को। ठीक है, चले वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सारी चीज जितने भी आज टॉपिक स्टार्टिंग में बताए हैं ना, आपको कुछ भी आज छूटेगा नहीं, और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे रिलैक्स होकर के। ठीक है, 2-3 घंटे की क्लास होगी आज, पर कोई भी चीज आपको जो है ऐसा नहीं जाने दूंगा आज की आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये डाउट है। सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अच्छे से समझ भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम। देखो हमें छेकानुप्रास अलंकार क्या है, छेकानुप्रास अलंकार में यह होगा जब सेम वर्ण की आवृत्ति जो है क्या हो रही, जहां पर एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी, एक ही बार होती है, मतलब, और वो उसकी पोजीशन सेम होती है। जैसे कानन में का पहला था तो कानन कठिन, तो का कठिन का का पहला पहले नंबर पे ही है, और ना का ना सेम टाइम पे है ना। दूसरा एग्जांपल चलते हैं, अब चलते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। कर लोगे, छेकानुप्रास अलंकार समझ गए, अब बात करते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, देखो जहां पर अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो रही होती है, अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अनेक वर्ण या अनेक समूह की कह सकते हैं, मतलब ठीक है, समूह में उनकी अनेक बार आवृत्ति हो रही है, तो ये है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
ठीक है। अब यहां पर देखो चा 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 कितनी बार चा आ रहा है ना। तो यहां पर कोई लिमिट नहीं होती है, यहां पर कोई लिमिट्स नहीं होती, यहां पर सीधे चलता रहता है। ठीक है। तो क्या जाना हमने कि वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या हो रहा है, वृत्यानुप्रास अलंकार में अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो रही होती है। करेक्ट है। तो ये हमारा वृत्यानुप्रास, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो चा 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 कितनी बार भी आ रहे हैं और कहीं कितनी बार भी आ सकते हैं, तो ये इसमें होता है वृत्यानुप्रास में। पर छेकानुप्रास में हमने देखा सेम टाइम पर आता है ये, और एक ही बार आवृत्ति हो रही होती है। करेक्ट है, दो देख लिए। अब बात करता हूं मैं लाटानुप्रास अलंकार की। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार ये होता है कि शब्द हो या कोई वाक्य हो या पूरी लाइन ही हो, इसका पूरी रिपीट होती है। इसमें लाइन रिपीट हो सकती है पूरी की पूरी, वाक्य मतलब पूरा वाक्य रिपीट हो सकता है, पूरा शब्द रिपीट हो सकता है, लेकिन तात्पर्य अलग अलग होगा। लाटानुप्रास को समझ लो, जो मैंने आप ये एग्जाम्पल दिया ना, लड़का तो लड़का है दोस्तों, लड़का तो लड़का है, जो एग्जाम्पल है वो इसी का है, लड़का तो लड़का है। पूरा का पूरा दिमाग सिर्फ यहां पर रखिए दोस्तों स्क्रीन पे, तभी चीजें समझ आएगी। और एक बार समझ आ गया ना तो छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, हमेशा की छुट्टी हो जाएगी। अगर अलंकार आज समझ में आ गया तो हमेशा की छुट्टी हो जाएगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, हिंदी जहां आएगी सब जगह काम करेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार अलंकार को अच्छे से। मैं बात कर रहा हूं अभी लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या हुई? लाटानुप्रास अलंकार की डेफिनेशन ये हुई, कोई भी शब्द हो सकता है इसमें, या कोई पूरा का पूरा वाक्य हो सकता है, ये पूरा रिपीट हो रहा होगा उसमें। जैसे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर किसी कोई वर्ण घा वर्ण रिपीट हो रहा है ना, कहीं पर चा रिपीट हो रहा है। लेकिन लाटानुप्रास में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होगा, या पूरा का पूरा सेंटेंस वाक्य भी रिपीट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए उसका अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ अलग अलग होगा। जैसे यहां पर देखो लड़का तो लड़का है, इसको समझिए। अब लड़का तो लड़का है, अब इसमें अगर हम देखेंगे एक लड़के का मतलब वहां पर साधारण तरीके से लिया जा रहा है दोस्तों, लड़का तो लड़का है। तो ये वाला जो लड़का है ये होनहार की बात कर रहा है। मतलब जब बोलते हैं ना, अगर मान लो कि कोई मान लो एक लड़की है और वो कुछ काम को कर रही है, वो कर नहीं पा रही फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर एक लड़का है उसने उस काम को कर दिया, तो नहीं बोलते हो लड़का तो लड़का है। तो ये लड़का तो साधारण हो गया जो नाम का लड़का है, लेकिन इस वाले लड़के ने वो दिखा रहा है इसके अंदर एक गुण है होनहार का, लड़का तो लड़का है। करेक्ट है। तो ये लड़का सेम लिखा है यहां पर भी लड़का, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, जो शब्दों का जो तात्पर्य होता है वो अलग होता है लाटानुप्रास अलंकार में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को आपको समझना होगा। क्लियर है सभी को? मुझे कमेंट करके फटाफट से साथ साथ में बताते रहिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर कि लाटानुप्रास अलंकार समझ आया या नहीं आया, बताइए फटाफट से। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, मैंने इसीलिए शुरुआत इसी से की है, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहेगा और मजा आ जाएगा। और ये अलंकार का मतलब ही ऐसा है। ठीक है, चलो तो ये हमने देख लिया है, हमारा जो है लाटानुप्रास अलंकार भी हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें पूरी लाइन भी कभी कभी जो है रिपीट हो जाती है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी को, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? ठीक है, विनोद नेगी जी कह रहे एक और एग्जांपल दे दो। चलो ठीक है, लाटानुप्रास का एक अलंकार का एक एग्जांपल और देते, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। ठीक है, इसमें एग्जांपल ये दे सकता हूं मैं, देखो याद तो आ नहीं रहा। हाँ ठीक है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर इस प्रकार की लाइन भी दिख जाए, ये मेरे को हल्के से याद आ रहा है, इसका मुझे पूरा पूरा वो याद नहीं आ रहा। अगर इस प्रकार से भी आ जाए, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, मतलब समझ रहे आप? अगर पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें दो बार सेंटेंस आ रहा है और इसका अर्थ अलग अलग होता है। तो आपको मैंने पहले बताया, यहां पर पूरा जो सेंटेंस भी जो है वाक्य भी पूरा रिपीट हो सकता है और शब्द भी रिपीट हो सकता है। तो हमें दो बार वो दिख रहा है और दोनों का अर्थ अलग अलग है इसका। ठीक है, तो ये आपको लाटानुप्रास में देखने को मिलेगा। अब अंत्यानुप्रास अलंकार की हम बात करें, इसमें क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है आपको? अंत्यानु मतलब अंत में। अंत में आपको एक जो इनका ना मेल जोल तुक जो इनका होता है दोस्तों, वो मिलता है आपस में। इनका जो तुक है ना वो आपस में मिलता है लास्ट में, अंत में। अंत है अंत्यानुप्रास का, अंत से लगाओ, अंत में इनका तुक मिलता है।
जैसे मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ अंत्यानुप्रास का। जैसे बुंदेले हर बोलो की मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें आपने देखा कि जो अंतिम दो वर्ण है, इसमें सुरों की समानता जो है, इनका तुकबंदी जो है वो मिलजुल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से मिलजुल रहा है। तो ये हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। क्या समझे इसको, एक बार दोबारा सुन लीजिए। अंत्यानुप्रास अलंकार वो होता है जिसका अंत में तुक बहुत समानता से मिलता है। स्वर जो होते हैं वो लास्ट के दो स्वर जो है पंक्ति के, वो बहुत अच्छे से मिल रहे होते हैं, उनमें बहुत समानता पाई जाती है, बहुत तुक उनका मिलता जुलता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। तो ये जो थी लास्ट में आ रहा है ना, तो ये इसका क्लियर करेगा भाई। क्या आपको यह बात समझ आ गई है? ठीक है, एक और एग्जांपल में इसको देखा और आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये एग्जांपल। ठीक है, मैं ऐसे ही बोला, तुझ, ये गाना तो सुनी होगा आप सभी ने, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो लास्ट का जो पंक्ति का एंड जो हो रहा है ना, वो एक सेम उसमें हो रहा है ना। तुझे देखा तो यह जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो लास्ट लास्ट की जो है ना, वो उसमें जो इनका तुक की समानता मिल रही है एंड में। तो इस प्रकार का जो होता है उसको हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हमारा लास्ट आता है दोस्तों श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो होता है, इसका नाम में ही आपको क्लियरिटी मिल रही होगी, सुनने में जो अच्छा लगे, सुनने में जो अच्छा लगता है उसको हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कह सकते हैं। सीधी सीधी बात है। श्रुत्यानु, जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण की अधिकता हो और वो सुनने में अच्छा लगे हमें, सीधा सीधा मैं तो सिंपल तरीके से बोलता हूँ, किताबी की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है, तो ये है श्रुत्यानुप्रास अलंकार का। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ और आपने सबने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, सुना है कि कैसा लग रहा आपको सुन के, कानों को सुनने में जो अच्छा लगे, कर्ण प्रिया, है ना, श्रुत्यानुप्रास कर्ण प्रिया आप यहां पर लिख सकते हैं। इस प्रकार का जो होती है लाइन, वो हमारा जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार में आता है। यानी कि जो रघुपति राघव राजा राम है ना, इसको जब सुनना होगा आपने तो कितना आनंद आता है ना, बहुत अच्छा सा लगता है। तो वो जो इसमें है कर्ण प्रिया, हम इसको कह सकते हैं, कानों को बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार का जो हमारे श्रुत्यानुप्रास अलंकार में होता है। करेक्ट है। देखो दोस्तों, एक बार में अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दिक्कत नहीं होना, कर्फ्यू वो मत होना, अपने आप को हेक्टिक मत लेना। एक बार दोबारा देखोगे ना चीज़ों को तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, गारंटी इस बात की। ठीक है, तो हमें समझ आ चुके हैं पांचों के पांचों, हम डिफरेंस कर सकते हैं इजीली से पांचों में। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? सब छेकानुप्रास अलंकार ये होता है जब कोई वर्ण क्या होता है, रिपीट हो रहा होता है। क्या बोला? छेकानु, जहां पर एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो रही होती है, सिर्फ एक बार, और वो उनकी जो पोजीशन है वो सेम होती है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, तो हमने कानन कठिन में देखा पहला वाला का और कठिन का पहला पहले नंबर पे ही है। कानन ना, इसका लास्ट तो इसमें भी ना, ये सेम सेम पोजीशन में है। इस प्रकार का देखा जाए तो छेकानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानु अलंकार में हमने प्रास अलंकार में हमने देखा जब अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो रही है, सीधा सीधा, तो ये हमारे जैसे चारु चंद्र की चंचल किरण है, तो ये वृत्त्यानुप्रास में होता है। लाटानु में हमने क्या देखा? सेम सेम, इसमें एक शब्द भी रिपीट हो सकता है पूरा सेंटेंस ही रिपीट हो रहा होगा लाटानुप्रास में। जैसे लड़का तो लड़का है, पर इनका मतलब अलग होता है। ठीक है, लड़का तो लड़का है, यहां पर लड़का जो एक साधारण है, पर एक लड़का का मतलब है लड़का तो लड़का है। तो वो लड़का जो उसमें होनहार का भाव आ रहा है, कंपेयर अगर हम उससे किसी से कर रहे हैं, तो वो इसमें जो है लाटानुप्रास में पूरा सेंटेंस भी रिपीट हो सकता है, वाक्य भी रिपीट हो सकता है, शब्द भी रिपीट हो सकता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। और अंत्यानुप्रास अलंकार में मैंने क्या बोला, अंत में तुक मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लास्ट में जो सेम सेम होता है। एंड श्रुत्यानुप्रास में कर्णप्रिय, जो हमारे कान को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है जिसमें। ठीक है, चलिए, तो ये है भाई मामला। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट
भाई अगर कोई ऐसा कहना चाह रहे कि बहुत सारे एग्जाम्पल, भाई हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स है, बता दूं आप लोगों को, हिंदी का, इतने बेहतरीन तरीके से उसमें एग्जाम्पल दिए, कम से कम 5-5 6 एग्जाम्पल से हमने जो है चीज़ों को क्लियर कराया है। ठीक है, तो देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी शायद आपको मिल जाएगा वीडियो हमारा, और मतलब ठीक है। अब आगे बढ़े, तो अब बात करते हैं दोस्तों हम यमक अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके 5 भेद है, 5 को हमने जान लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यमक अलंकार की। यमक अलंकार भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, यमक अलंकार, ठीक है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, नहीं अभी थोड़ा सा एक चीज रह गया, अभी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है ना, कर्ण प्रिय तो है ही है, कानों को सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन एक और चीज है, सुनने में तो हमें बाकी भी अच्छे लगेंगे। भाई अगर हम किसी और का एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर, ये कौन सा बेकार था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, भाई ये भी सुनने में तो अच्छा लगेगा, ये कौन सा बुरा लगने वाला है। तो कैसे पहचानोगे भाई श्रुत्यानुप्रास है कि नहीं है, कि इसको वृत्यानुप्रास है, कैसे मानोगे। अब इसमें एक और चीज बता दे रहा हूं, एक तो श्रुत्यानुप्रास में यह है कि कर्णप्रिय है, अच्छा लगेगा सुन के। दूसरी चीज में एक और याद रखनी है, उसको मैं यहीं पर एग्जाम्पल में रख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। इसमें क्या होता है, एक ही वर्ग के कई वर्णों की आवृत्ति होती है। चलो मैं एक लिख देता हूं, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। दिमांत था थे दिन नाथ डूबते, दिन नाथ डूबते, ये एक सेंटेंस है, एक लाइन है दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। एक ही वर्ण की कई बार जो आवृत्ति होगी, कई बार आवृत्ति होगी इसमें एक ही वर्ण की, लेकिन मतलब एक से ज्यादा वर्ण की हो सकती है, लेकिन उनका वर्ग सेम होगा, अब क्या समझे इसको, ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए इस बात को, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं इसमें क्या कोई वर्ण जो है रिपीट हो रहा होता है, लेकिन उसका वर्ग सेम होगा, वर्ग। देखिए फॉर एग्जांपल दा हो रहा है, दिमांत था, तो दा रिपीट हो रहा है, दा, ये देखो ये दा इधर है, यहां पे दा, दिमांत था थे दिन नाथ डूबते, तो दा रिपीट हो रहा है, ता भी रिपीट हो रहा है, दिमांत था थे दिन नाथ डूबते, दिन नाथ डूबते, तो ये ता भी रिपीट हो रहा है, था भी हो रहा, दिमांत था, यहां पर जो दिमांत था थे, तो ये भी था भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, दिमांत था थे दिन नाथ डूबते, दिन ना और ना भी रिपीट हो रहा। अब आप इस चीज को देखो दोस्तों, आप मुझे बताओ ता वर्ग ये किस वर्ग के आ रहे हैं, सारे के सारे ता वर्ग के हैं। ये ता वर्ग में क्या होता है, त थ द ध और ना। देखो दोस्तों, आप इनको देखो, जो रिपीट हो रहे हैं एक ही वर्ग के है या नहीं है, ता था दा ध ना, ये एक ही वर्ग के रिपीट हो रहे हैं इसमें। जब ऐसा दिखेगा ना, तो हमारा सीधा सीधा श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। क्या बात समझ आई आपको या नहीं आई। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार का एक और मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको ऐसे भी पहचानेंगे, इसमें जो रिपीट हो रहे होंगे, जो आवृत्ति हो रही होगी वर्णों की, वो एक ही वर्ग के होंगे। समझ आई बात, तो हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भाई यमक अलंकार की। ठीक है, चलिए अब यमक अलंकार को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने इसमें रखे हैं, मजा आने वाला आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, यमक का मतलब होता है युग्म। यमक में एक शब्द की 2 या अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं साहब। मतलब ये है, जो यमक अलंकार है इसमें क्या होता है, इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। कोई सेंटेंस है, जैसे हमने लिखा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बराए नर व पाए बोराए। मतलब यहां पर जो है कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है, कनक कनक, लेकिन इसका दोनों अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। एक कनक का मतलब होता है जो धतूरा, सोना। एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा, जो कि हमारा जो मतलब एक पर पॉइजनस होता है, जो है ना, नशीला पदार्थ होता है। तो मतलब अगर कोई ज्यादा जिसको वो मिल जाता, धन मिल जाता, तो वो भी बोरा जाता है, और अगर कोई ज्यादा नशीला पदार्थ का यूज कर तो वो भी बोरा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए नर व पाए बोराए। मतलब जो खाए वो भी बोरा जाता है, ठीक है, और जो पाता है वो भी बोरा जाता है। यानी कि एक कनक का मतलब यहां पर सोने से, और एक कनक का वो वाला जो नशीला पदार्थ है। करेक्ट है। तो इसलिए यहां पर एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारा यमक अलंकार होता है। क्या ये बात क्लियर आई समझ में। सर नहीं समझ आई, 1-2 एग्जाम्पल और दीजिए। चले ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए यमक अलंकार का एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। अब यहां पर देखो एक ही सेंटेंस रिपीट हो रहा, खाती है, 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। अब यहां पर जो है बेर रिपीट हो रहा है, बेर
बेर रिपीट हो रहा है, तो 3 बेर खाती है। जो ये बेर का मतलब यहाँ पर जो है ना सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका अर्थ अलग अलग होता है। 3 बेर, बहुत अच्छा। अनु नीलम जी, सौर्य जी ने भी एक एक एग्जाम्पल दे दिया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर जो एक बेर का मतलब है ना फल से है, जो बेर का फल होता है ना, बेर का फल तो पता ही होगा आपको, एक हो गया। और एक बेर का मतलब समय से है, मतलब 3 बेर खाती है, मतलब 3 फल खाती है। वो फल अलग अलग नहीं, एक ही, मतलब उस 3 दाने, मतलब है ना। तो 3 बेर खाती है वो, 3 बेर के दाने खाती है वो। और 3 बेर खाती है, मतलब एक बार समय है कि 3 बार खाती है, हो सकता है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में। ठीक है, तो यहां पर एक बेर का मतलब है फल से और एक बेर का मतलब है समय से। तो ये इसमें शब्द सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहा है, हमारा यमक अलंकार हो जाता है। करेक्ट है। एक और यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया था जब अलंकार, तो वहां पर भी मैंने यही एग्जांपल दिए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आता था इससे, चीजों को इजीली हम समझ सकते हैं ना। देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। अब यहां पर देखिएगा, इस एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई देवी जी है अपने प्रेमी का जो है, प्रेमी का जो इंतजार कर रही होती है ना। फॉर एग्जांपल, जब आपका जॉब लग जाएगा तो आपकी शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद जब आप ड्यूटी से घर आ रहे होंगे, तो देवी जो है आपकी घर पे इंतजार कर रही होगी, और आज घूमने जाना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आ सकती है। या आपकी शादी हो गई, मतलब आपका जॉब लग गई और आपका रिश्ता हो रहा है, तो आप पहली बार जो है, मतलब रिश्ता होने जा रहा है, आप लड़की देखने जा रहे हैं पहली बार, तो तब जो है आपकी जो प्रेमिका है, वो जब आप उनके घर जा रहे हैं देखने के, तो वहां पर ऐसी कंडीशन आ सकती है, वो इसको गुनगुना रही होगी कि सजना है मुझे सजना के लिए। अब ये वाला सजना जो है, पहले वाला, ये वो है जिसमें अपना मेकअप कर रही है प्रेमिका, श्रृंगार कर रही है, अपना मेकअप क्रीम पाउडर लगा रही है। और ये दूसरा वाला जो सजना है, ये वो सजना है जो आ रहा है वहां से। ठीक है, जो अभी अभी जो है, जिनका पटवारी लेखपाल या पुलिस की जो वर्दी पहन के जो आ रहा है वहां से, वो वाला सजना है। तो यहाँ पर शब्द सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। ये हमारा यमक अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता दूं, और भी अच्छा लगेगा आपको। हरि बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। हरि बोला, हरि ने सुना, हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, हरि गयो हरि के पास। ठीक है, और हरि देखा, हरि देखा, हरि में गया, हरि में गया, हरि रह गयो उदास, हरि रह गयो उदास। अब इस एग्जाम्पल को देखो भाई, यमक अलंकार में गलती नहीं होनी चाहिए, इतने एग्जाम्पल दे दिए। इस क्या कह रहा है, हरि बोल, हरि बोला, हरि बोला, हरि ने सुना, हरि गयो हरि के पास, हरि देखा, हरि में गया, हरि रह गयो उदास। यानी कि ये वाला जो हरि है ना, इसका अर्थ है मेंढक से। ठीक है, मतलब मेंढक ने बोला, और ये वाला हरि है, इसका मतलब है यहां पर सांप से। हरि ने बोला और हरि ने सुना, भाई मेंढक ने आवाज की होगी टर 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 वाला, ठीक है, और ये सांप ने सुन लिया। तो हरि बोला और हरि ने सुना, सांप ने सुन लिया। हरि गयो हरि के पास, सांप गया मेंढक के पास। ठीक है, और अब जैसे ही मेंढक ने देखा, हरि देखा, वो हरि में गया। मेंढक ने देखा कि सांप आ गया, और इस यहां पर हरि का मतलब है पानी से, और हरि गया पानी में, यानी कि मेंढक गया पानी में, और हरि रह गया उदास, यानी कि सांप रह गए बेचारा उदास। तो क्या ये आपको बात समझ आई? यहां पर हरि शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन हरि शब्द का मतलब अलग अलग है। यही तो है हमारे यमक अलंकार। यमक अलंकार यही तो कह रहा कि एक शब्द का जो है अधिक बार प्रयोग हो सकता है, अधिक बार उसकी आवृत्ति हो रही होगी, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे हर जगह। बात समझ आई? हमने 4 एग्जांपल देख लिए आपके सामने। कनक, कनक में देखा, एक कनक का मतलब और था, एक कनक का मतलब और था। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, एक बार बेर का मतलब फल था, एक बार बेर का मतलब समय से था। सजना है मुझे सजना के लिए, एक बार सजना वो हो गया जिसमें हम मेकअप करते हैं, और दूसरा वाला सजना है जो वो प्रेमी। करेक्ट है, तो ये अलग अलग हो रहा है। और सेम यहां पर है, हरि बोला, यानी कि सांप ने बोला, और हरि ने सुना, सांप ने सुना। हरि गयो हरि के पास, सांप गया मेंढक के पास, और हरि देखा, मेंढक ने देखा, और हरि में गया, हरि देखा और हरि में गया, और पानी में गया, और हरि रह गया उदास, सांप रह गया उदास। ठीक है, तो यहां पर हरि का मतलब हम देख रहे, जितनी बार रिपीट हुआ मतलब उसके अलग अलग थे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यमक अलंकार हो जाएंगे। ठीक है,
क्लियर हो गया सभी को? तो ये चीज डन है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलो, तो यमक अलंकार में कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आता हमारा श्लेष। श्लेष क्या कहता है? देखो, श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है। देखो यहां पर क्या होता है, श्लेष का मतलब होता है दोस्तों चिपकना। मतलब यहां पर क्या है, एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। मतलब श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसको अच्छे से समझिए, यहां पर मतलब क्या हो रहा है। देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पे जो ये मोती मानुष चून का जो मतलब है, वो पानी से किस प्रकार कंपैरिजन किया जा रहा है कि मोती की जो चमक है ना, जिस प्रकार से यहां पर जो मोती को जो है पानी से कंपेयर किया जा रहा है उसकी चमक से, उसी प्रकार मानुष को जो मनुष्य की जो पानी से जो कंपेयर किया जा रहा है उसकी इज्जत से, जो हमारी मनुष्य की जो इज्जत से उसकी कंपैरिजन किया जा रहा है। और चून का जो यानी कि हम कह रहे हैं आटा का, इसका जो है कंपैरिजन किया जा रहा है पानी से, आटे का। तो जिस प्रकार से जो है उसकी मोती की जो चमक और मनुष्य की जो इज्जत है, और चून यानी कि आटा जो है बिना पानी के कुछ नहीं है, मनुष्य जो बिना इज्जत के कुछ नहीं है, मोती जो उसकी चमक के बिना कुछ नहीं है, इसी तरीके से पानी को देखो, एक शब्द है पानी, उस पानी को तीन जगह से कनेक्ट कर दिया उसने। इस पानी का तीन चीजों से इसको कनेक्ट कर दिया, मोती की चमक से, मनुष्य की इज्जत से, और चून के आटा से, यानी कि आटे के पानी, आटे के साथ जो पानी की जरूरत होती है, बिना पानी की थोड़ी नहीं गूंथा जाएगा आटा। तो ये एक ही शब्द से हमें जो है अलग अलग चीज के लिए है, हमें एक ही इसके अलग अलग चीजों में इसका अर्थ का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। एक शब्द है, अर्थ अनेक है। बात समझ आई? तो ये इसमें श्लेष अलंकार में होता है। थोड़ा सा तेज बढ़ेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक्स बहुत हैं, ठीक है। बात करते हैं अब अर्थालंकार की। देखो, हमने अभी अर्थालंकार तो नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। श्लेष हो गया, तो इसमें अभी बहुत सारे हैं हमारे, और भी हैं इसमें। वक्रोक्ति आता है इसमें एक और, ठीक है। तो अभी हम शब्दालंकार में एक और बता देता हूँ आपको, वक्रोक्ति अलंकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है, चौथे नंबर पर मैं डाल देता हूँ वक्रोक्ति। आपसे ये पूछा जाए वक्रोक्ति अलंकार जो है ये किसका भेद है, तो ये भी शब्दालंकार का ही भेद है, ठीक है। अभी मैं अर्थालंकार पे नहीं पहुंचा हूं। अभी हमने क्या क्या जाना, हमने जाने हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार जो है किसका भेद हो जाएगा, ये हमारा जो है शब्दालंकार का ही भेद। शब्दों के खेल से हम काम कर रहे थे, ठीक है। उसके अंदर हमने पांचों भागों को समझा है, ठीक है। उसके बाद हमने यमक को जान लिया है, और यमक के बाद हमने श्लेष को भी जान लिया है। और अब हम बात कर रहे हैं हमारा जो है नेक्स्ट वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति जो है इसका मतलब होता है जब सुनने वाला बोलने वाले की बात को गलत अर्थ लेता है, ठीक है। मतलब वक्रोक्ति का मतलब ये होता है जब आपने कुछ बोला, बोलने वाले ने कुछ बोला, और जो सुनने वाला सुनता है ना, तो उसका कुछ अलग मतलब ले लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डांडी के कांटी कह रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा बात हो जाती है, बिल्कुल सही होता है ना। चलिए, हाँ, मुस्कान जी कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद ब्रेक रखेगा, बिल्कुल रखेंगे, ब्रेक रखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी पहले अभी चलते रहिएगा, ठीक है। तो देखो, वक्रोक्ति का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें टेढ़ा मेढ़ा कथन किया जाता है। टेढ़ा मेढ़ा कथन ये होता है कि मतलब सुनने वाला अलग तरीके से ले लेता है बात को। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका बहुत अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला एग्जाम्पल मैंने रखा है इसका, ताकि आपको मजा आ जाएगा। तो वक्रोक्ति में क्या होता है, सुनने वाला अलग तरीके से बात को ले लेता है, मतलब, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी गए राधे से मिलने घर पे, ठीक है। घर पे जा रहे थे, राधे जी ने दरवाजा लॉक है अंदर से, और कृष्ण जी बाहर से आवाज कर रहे हैं, राधे, अरे ओ राधे सुनो तो राधा अंदर से आवाज करती है, राधा जी आवाज करती है, अरे कौन द्वार पे, कौन द्वार पर। अंदर से राधा की आवाज आती है, अरे कौन द्वार पर। तो कृष्ण जी बाहर से क्या कहते हैं, कृष्ण जी कह रहे, राधे मैं हरि, राधे मैं हरि, ये कह दिया बाहर से, ठीक है। अब राधे जी कहती है अंदर से, को वानर का काम यहां, को वानर का काम यहां। देखो भाई क्या हुआ, मतलब देखो, कृष्ण जी गए राधे के द्वार पर, और कह रहे हैं कि राधे, अरे ओ राधे। तो राधे जी कहती है अंदर से, अरे कौन द्वार पर। कृष्ण जी कहते हैं बाहर से कि राधे मैं हरि, और राधे कहती है को वानर का काम यहाँ। यानी कि जो इन्होंने हरि कहा कि मैं हरि हूं, हरि का मतलब होता है वानर, हरि का मतलब वानर होता है, और राधे जी ने इनको मजाक में इनका क्या बना दिया, अरे क्या वानर का काम क्या है यहाँ पे। तो इस प्रकार से मजाक में इनको क्या ले लिया, टेढ़ा तरीके से ले ली बात को, और इनको जो है इनका मतलब थोड़ा सा खींच ली, मतलब इनको, ठीक है। तो वानर बना दिया, मतलब इस प्रकार से।
ठीक है। पर ये बोलना क्या चाह रहे थे, तो एक यहाँ पर ये बोलना तो ये चाह रहे थे कि मैं हरि हूं, मैं घनश्याम हूं, मैं कृष्ण हूं। लेकिन राधे जी ने तो खींच ली और उन्होंने क्या, अरे का वानर का काम इधर। तो इस प्रकार से जो टेढ़ा मेढ़ा लिया जा रहा है ना बात को, तो वक्रोक्ति में होता है ऐसा। क्या ये बात समझ आई आपको? ठीक है, चलो एक और एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग एग्जांपल और एक और है मेरे पास, देखते हैं। आपने लिख लेते हैं, ऐ गौरव, ऐ गौरव शालिनी, और ऐ गौरव शालिनी मालिनी, मालिनी, ऐ गौरव शालिनी मालिनी, आज, आज सुधा स्मित, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं, क्यों बरसाती नहीं। इसको देखो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखो जैसे कि होता है ना कि एक प्रेमी और प्रेमिका, इनके ये बीच प्रेमिका जो है वो प्रेमी से रूठ रखी है। क्यों रूठ रखी है? क्योंकि जब प्रेमिका कॉल करी, दिन भर उठा नहीं रहा, फोन उठा नहीं रहा है बार बार, ठीक है, और काट रहा है फोन बार बार। ऊपर से 1 घंटे बाद भी रिप्लाई वापस कॉल नहीं की उसने। ऊपर से 1 घंटे बाद फिर ट्राई किया प्रेमिका ने, वो फिर वेटिंग चल रहा है। तो इस वजह से जो है प्रेमिका बहुत ज्यादा चिड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या करता, प्रेमी रिप्लाई कर रहा है, प्रेमी जो है कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, ए गौरव शालिनी मालिनी, आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। अरे रोज की तरह जब तुम प्यार करते किस तरीके से बोलते हो, आज तुम्हारे मुंह से इस प्रकार से कुछ आ नहीं रहा है, क्या हुआ? जब शाम को बोलता है वो, तो वो आज चिड़ी हुई है, उसका गुस्सा हो रखा है ना, मुंह फुलाया हुआ है, तो वो क्यों ऐसा कुछ कहेगी, है ना। तो वो उसका रिप्लाई जो वहां पर कुछ अलग तरीके से